नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नेगी सक्षम एकेडमी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसा कि हम पुराने लेक्चर में हम देख चुके थे, हम कार्तिकेयपुर राजवंश को ख़त्म कर चुके थे। फिर भी हम पे 2-3 बेसिक चीज़ें हम पे छूट के आती है। चलो पहले मिनट में इनको ख़त्म कर देते हैं, फिर मैं पंवार राजवंश पे जा रहा हूँ। तो चलिए, जो हम पे आता है कत्यूरी राजवंश की, जो मैंने बेसिक चीज़ें छोड़ दी थी, इनको थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं। तो देखिए, जो कत्यूरियों की राजभाषा थी वो हम पे मिलती है संस्कृत। संस्कृति में इनके अभिलेख वगैरह मिलते हैं। हमें जो राजभाषा मिलेगी हम पे संस्कृत मिलेगी, लोक भाषा मिलेगी पाली, जो इनकी लिपि हम पे मिलेगी वो कुटिला लिपि। तो कत्यूरियों के बारे में जो 3 चीज़ें हम पे बेसिकली मिलेगी, राज्य भाषा, राज्य की जो इनकी भाषा थी वो संस्कृत थी। लोक भाषा जिसे आमतौर पर ये लोग बोलचाल में इस्तेमाल करते थे, ये पाली थी। फिर इनके जो अभिलेख हम पे मिलेंगे वो कुटिला लिपि में मिलेंगे। फिर देखिए, इनके बारे में एक चीज़ और मिस होगी थी, वो चीज़ थी हमारा कुलसारी मंदिर अभिलेख और सिरोली का अभिलेख। तो कत्यूरी राजाओं के उल्लेख हम पे मिलता है इन पे। तो देखिए, कुलसारी मंदिर अभिलेख जो मिलेगा हम पे मेनली चमोली के कुलसारी सूर्य मंदिर से हम पे मिलता है। यह अभिलेख जो मिलता है हमें कत्यूरी राजा जतपाल देव का मिलता है। जतपाल देव का जो हमें कुलसारी अभिलेख मिलता है, इसमें स्पष्ट रूप से इसे कत्यूरी राजा दर्शाया गया है। जो कत्यूरी राजा जतपाल देव था, इसी का ये अभिलेख मिलता है। थोड़ा बहुत यशवंतनी कटौज की बुक में इस बारे में स्पष्ट उल्लेख है। तो ये दो क्वेश्चन जो लाया हूँ, ये वहीं से उठा के लाया हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन था हमें सिरोली अभिलेख भी कार्तिकेयपुर के एक राजा नरवर्मन, राजा नरवर्मन है, इसका जो हम पे ये अभिलेख मिलता है, ये सिरोली अभिलेख मिलता है। वर्तमान में बात करूँ तो सिरोली माणा मंडल गोपेश्वर वाला क्षेत्र में सिरोली पड़ता है, वहीं से ये अभिलेख हम पे मिलता है। फिर देखिए, जो हमें ये कत्यूरी राजाओं के बारे में जो हमें जानकारी देती है, तो कत्यूरी राजाओं के बारे में जो बात हमें जानकारी देती है, तो इनकी एक बुक और मिलती है हम पे, कत्यूरी लोक गाथाएँ। कत्यूरी लोक गाथाएँ एक बुक थी। थोड़ा बुकों के बारे में आयोग का कंसेप्ट बढ़िया रहता है। आयोग 2 से 3 बुकें उत्तराखंड की उठाता है, राइटर पूछता है। तो एक बुक हम पे मिलती है कत्यूरी लोक गाथाएँ। तो कत्यूरी लोक गाथाएँ जो बुक हम पे मिलेगी वो मिलेगी प्रयाग जोशी की। प्रयाग जोशी साहब की जो बुक मिलेगी वो मिलेगी कत्यूरी लोक गाथाएँ। तो कत्यूरी राजवंश यहीं पे समाप्त होता है। मेनली जहाँ तक देखो तो मोस्ट ऑफ फैक्ट मैंने सारे कवर कर चुके हैं। चलिए, तो कत्यूरी राजवंश के बाद हम चलते हैं अपने गढ़वाल क्षेत्र में, और गढ़वाल क्षेत्र में 52 गढ़ों के बारे में पढ़ना हमारा ज़रूरी हो जाता है। तो गढ़वाल में चलते हैं हम। तो गढ़वाल में बात करेंगे हम पंवार राजवंश की। पंवार राजवंश की बात करता हूँ मैं, तो गढ़वाल क्षेत्र, पंवार बोलूँ परमार बोलूँ, तो गढ़वाल क्षेत्र में पंवार राजवंश था। इसी के साथ साथ कुमाऊँ में देखूँ तो चंद राजवंश स्थापित था। तो गढ़वाल में जब जिस प्रकार कुमाऊँ क्षेत्र में जब कत्यूरी राज्य विघटन हो रहा था, छोटे छोटे ठकुराइयों में बंट रहा था, तो ऐसे ही गढ़वाल क्षेत्र में भी था। गढ़वाल क्षेत्र में देखें तो मेनली मुख्यतः गढ़वाल जो था 52 गढ़ों में विभक्त था। तो इन्हीं 52 गढ़ों में एक गढ़ हम पे पड़ता है चमोली के क्षेत्र में, चांदपुर गढ़। जो चांदपुर गढ़ का राजा था वो था हमारा भानु प्रताप। तो 52 गढ़ों पे भी थोड़ा बहुत चर्चा कर लेता हूँ। वैसे 52 गढ़ों से क्वेश्चन आना थोड़ा लगता नहीं आयोग में, तभी थोड़ा 1-2 क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन पे थोड़ा बहुत चर्चा कर लेते हैं। इन्हीं 52 गढ़ों में से जो पहला गढ़ हम पाएगा, जो 52 गढ़ गढ़वाल क्षेत्र में थे, पहला गढ़ जो हम पाएगा नागपुर गढ़ को पहला गढ़ माना जाता है। नागपुर गढ़ ये टिहरी में है, नाग मंदिर यहाँ स्थित है, इसे नागपुर गढ़ कहते हैं। नागपुर गढ़ जो पड़ता है टिहरी में पड़ता है। और जो अंतिम गढ़, पहला गढ़ तो हम पे नागपुर गढ़ मिलता है। अंतिम गढ़ जो मिलता हम पे, 52वां गढ़ जो मिलेगा वो मिलता हम पे लोदनगढ़। इससे ज़्यादा आयोग कभी जाएगा नहीं शायद। यही 2 फैक्ट हम पे 52 गढ़ों से मिलते हैं। फिर एक और गढ़ मिल सकता है गढ़तांगगढ़। बात करूँ तो मेनली ये भोटिया जाति का गढ़ था। भोटिया बोलूँ तो ये उत्तरकाशी की जाड़ गंगा घाटी वाली, जो टकनौर क्षेत्र पड़ता है उत्तरकाशी में, टकनौर क्षेत्र उत्तरकाशी का ये टकनौर क्षेत्र है। इस क्षेत्र में एक गढ़ था गढ़तांगगढ़। मेनली भोटिया जनजाति का ये गढ़ था। टकनौर उत्तरकाशी की टकनौरी एक बोली भी है। तो आइए, हम 52 गढ़ों में से जो हम पे महत्वपूर्ण गढ़ हम पे मेनली मिलता है वो मिलता है हम पे चांदपुर गढ़। बात करूँ तो चांदपुर गढ़ की बात हम कर ही देते हैं। चांदपुर गढ़
चांदपुरगढ़ पे आ जाइए। तो चांदपुरगढ़ पे बात करते हैं हम। वो था हम पे गणपति, ये था हम पे भानु प्रताप। भानु प्रताप एक गणपति तो था ही था, ये साथ साथ एक महत्वाकांक्षी गणपति भी था, जो अपने इन गढ़ों को, अपने आसपास के गढ़ों को विजित करने की आकांक्षा रखता था, पर ये सफल ना हो पाया। ये अपने अगल बगल वाले जो गढ़ थे, मदानगढ़, गोपेश्वर में जाऊँ तो हम पे दसोलीगढ़, ये लोहा पट्टी में जाऊँ तो लोहागढ़, इन गढ़ों को जीतने की आशा रखता था, लेकिन नहीं कर पाया, नहीं जीत पाया ये। फिर इसके टाइम पीरियड में एक और घटना हम पे सबसे अच्छी घटती है, वो है कनकपाल का हरिद्वार आना और हरिद्वार से बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकलना। तो कनकपाल जो मेनली बात करूँ तो कनकपाल हम पे आता है गुजरात की धार नगरी से। कनकपाल का आगमन होता गुजरात से, गुजरात की धार नगरी से कनकपाल जब हरिद्वार यात्रा पे आता है, हरिद्वार से होते हुए बद्रीनाथ जा रहा होता, तो रास्ते में इनकी मुलाकात भानु प्रताप से होती है। तो कनकपाल एक तो गुजराती आदमी, बोलने में तो माहिर है, वाक्पटुता गुजरातियों की तो आज देश जानता है, मोदी जी हमारे गुजरात से हैं, तो इनकी वाक्पटुता की तो बातें ही क्या कहनी। तो कनकपाल भी ऐसे ही था, अपनी वाक्पटुता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। कनकपाल की जब भानु प्रताप से बातें हुई तो भानु प्रताप को इतना इम्प्रेस कर दिया कि कनकपाल जो था, भानु प्रताप ने अपना दामाद घोषित कर दिया कनकपाल को। तो कनकपाल बाद में भानु प्रताप की बेटी, छोटी बेटी से शादी करता। भानु प्रताप की मेनली 2 बेटियां थी। पहली बेटी के शादी कुमाऊं के राजा राज्यपाल से शादी होती, फिर दूसरी बेटी जो थी ये धारनगरी से कनकपाल आते हैं, इनका विवाह भानु प्रताप की दूसरी बेटी से कर दिया जाता है। फिर इसी विवाह के बाद भानु प्रताप जो था कि अपना सारा राजपाट कनकपाल को देके अपने को खुद बद्रीनाथ में बद्रीनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। फिर वहीं पे ये तपस्या करते हैं और अंतिम समय भी बद्रीनाथ धाम में बिताते हैं। तो माना जाता है कि कनकपाल ही पंवार वंश के संस्थापक था। तो आओ हम मेनली बात करते हैं कनकपाल पे। तो कनकपाल पे चर्चा करते हैं हम। कनकपाल पंवार वंश की स्थापना करेगा 888 में, 888 ईस्वी में ये कनकपाल पंवार वंश की स्थापना करता है साहब। ये बात थोड़ा नोट करके रख लीजिए, थोड़ा विवादित भी है, तब भी हम 888 कनकपाल का पंवार वंश की स्थापना का उल्लेख करेंगे। तो कनकपाल मेनली धार नगरी गुजरात से आया था। या हम पे इसका भी बहुत हुआ है, अलग अलग राइटर मैंने देखे तो कोई राइटर कुछ लिख देता, कोई कुछ लिख देता। हर राइटर ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। किसी ने कोई बुक पढ़ी है, किसी ने कोई बुक पढ़ी, तो अलग अलग बुकों के हिसाब से अलग अलग चीज़ें मिलती हैं हम पे। तो मेनली देख लेते हैं हम कि जो हरिकृष्ण रतोड़ी हम मान लेंगे, जो हम पे जो स्रोत मेनली होगा हरिकृष्ण रतोड़ी के हिसाब से हम मेनली ज़्यादा बातों को बताएंगे, क्योंकि हरिकृष्ण रतोड़ी ने गढ़वाल का इतिहास लिखा। तो हमारी जो डेफिनेट व्याख्या बनेगी हरिकृष्ण रतोड़ी के हिसाब से बनेगी। तो हरिकृष्ण रतोड़ी और एटकिंसन ने कनकपाल को धार नगरी, ठीक है साहब, एक चीज़ जो हम पे कनकपाल के बारे में जो मेनली आएगी, तो कनकपाल को एटकिंसन और हरिकृष्ण रतोड़ी धार नगरी का मानेंगे। जबकि एक बुक हम पे आती है गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न, पातीराम की। इसी बुक में पातीराम जो कनकपाल को मानेगा, पातीराम साहब जी बोलते हैं कि कनकपाल मालवा से आए थे, महाराष्ट्र वाले उधर वाले रीजन में पड़ता है। तो इस क्षेत्र से कनकपाल का आगमन ये पातीराम साहब जी अपने बुक गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में हम पे बताते हैं। फिर तीसरी चीज़ जो हम पे आती है कि भक्त दर्शन। भक्त दर्शन की एक बुक है गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ। तो भक्त दर्शन जी इस बुक में बताते हैं, भक्त दर्शन जी जो बताते हैं कि गढ़वाली समाज के संस्थापक और निर्माता, गढ़वाली समाज के जो संस्थापक और निर्माता हैं वो कनकपाल को मानते हैं। गढ़वाली समाज का संस्थापक और निर्माता था। भक्त दर्शन के अनुसार भक्त दर्शन उन्हें मानते हैं, कनकपाल को इस चीज़ का निर्माता मानते हैं। गढ़वाली समाज का निर्माता और संस्थापक जो भक्त दर्शन जी मानेंगे वो कनकपाल को मानेंगे। फिर हम पे ये जानकारी मिलते हैं कि हमें कनकपाल था, यहाँ था, इस बारे में हमें स्रोत क्या क्या हम पे। तो कनकपाल की जानकारी के जो हम पे स्रोत आएंगे, मेनली जो कनकपाल की जानकारी हमें देते हैं इस क्षेत्र में, पहला तो चीज़ तो मिलता है हम पे
कौनपुर गढ़, ये कौनपुर गढ़ था, एक कनकपाली के नाम पे बसा एक गढ़ था, कौन से कनकपाल कौन से कौनपुर। तो याद रखें कनकपाल ने अपने नाम पे जो गढ़ बसाया था कौनपुर गढ़ था, जबकि कनकपाल की राजधानी जो थी वो चांदपुर गढ़ थी। तो चांदपुर गढ़। दूसरा हमें मिलता है कनकपाल के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें चांदपुर गढ़ के अभिलेख से मिलती है। तो ये दो चीज़ें थी हम पे कनकपाल के बारे में जो हमें कनकपाल की जानकारी देते हैं। तो कनकपाल एक तो गुजराती है, फिर दिमाग तो तेज ही था। फिर देखते थे इस बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो कनकपाल क्या करता है कि अपनी कूटनीति से पहले तो ये इस चांदपुरगढ़ के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं इन्हें लाभ दिलाता है तथा इनका साथ अपने साथ मिला लेता है, क्योंकि जब कनकपाल बाहरी देश से आया तो लोग इतना सपोर्ट करते नहीं थे। फिर कनकपाल मेनली क्या करता है, करों में छूट देना, इनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर उठाने की कोशिश करता है, इससे लोग खुश हो जाते हैं। तो कनकपाल का लोग साथ देना शुरू कर देते हैं। इसी से कनकपाल एक फ़ायदा उठाता है, इस क्षेत्र से कत्यूरियों को सदैव के लिए भगा देता है। तो गढ़वाल क्षेत्र से कनकपाल ने कत्यूरियों को सदैव के लिए प्रतिस्थापित कर दिया था। अब इस क्षेत्र में इसके बाद कत्यूरियों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता हमको। ठीक है, तो ये कनकपाल के बारे में थे। कनकपाल के बारे में एक चीज़ और मिलती, कनकपाल ने गढ़वाल के लोहावागढ़, मेनली मानो तो कनकपाल ने लोहावागढ़, दसोलीगढ़ और बदाणगढ़, ये 3 गढ़ जो चमोली ये चांदपुर के आसपास थे, कनकपाल ने ये गढ़ जीत लिए थे अपने कूटनीति से। इन गढ़ों को कनकपाल जीत के इकट्ठा कर लेता है, अपने साम्राज्य के अधीन कर लेता है। तो ये था कनकपाल के बारे में। फिर कनकपाल के बारे में हम कैसे कनकपाल को गुजरात से आया हुआ मानते, इस चीज़ के बारे में जो हमें पुष्टि करता है कि यहाँ पे देखिए आदिबद्री जो क्षेत्र पड़ता है हमें, चमोली में आदिबद्री मंदिर है, पंचबद्रियों में एक मंदिर है। तो आदिबद्री मंदिर की जो शैली है हम पे मिलती है वो गुजरात के सोलंकी मंदिर से इसकी शैली मिलती है। ठीक है, तो कनकपाल के बारे में ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हम पे थे। तो अगला राजा जो आएगा, हमें कनकपाल के बाद ज़्यादा राजा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। छोटे छोटे राजा आते हैं, इनका उल्लेख उतना मिलता नहीं, मेनली इन्होंने उतने काम किए नहीं थे तो इनका ज़्यादा उल्लेख नहीं आता है। तो सीधा हम चलेंगे कनकपाल के बाद इनके 24वें राजा पे। इनका 24वां राजा जो आएगा सोनपाल, मिलंग घाटी अपनी राजधानी सोनपाल ट्रांसफ़र करता है। तो इसी घाटी को अब वर्तमान में कहें ये टिहरी क्षेत्र में पड़ता तो सोनी भिलंग के नाम से जाना जाता था। सोनी भिलंग वाला क्षेत्र जो था यहीं सोनपाल अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करता है। तो ये 24वें राजा सोनपाल के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, ये जानकारी हमें सोनपाल के बारे में जो मिलती थी। फिर इसके बाद 2-3 राजा ऐसे ही हुए। तो अगला राजा हम पे आता है मेनली वो इस वंश का 28वां राजा। सीधा बीच के राजा ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आयोग यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन डालेगा नहीं। जिनके बारे में उल्लेख है मेनली उन्हीं राजाओं पर हम चर्चा करेंगे, बाकी राजाओं पर हमारा ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा। तो देखिए सीधा इसके बाद जो हम जाएंगे 28वां राजा जो इस वंश का आएगा हम पे मिलेगा लखनदेव बोलूँ, लसणदेव बोलूँ या लक्ष्मण देव बोलूँ, तीनों एक ही बात है। थोड़ा किताबों में कभी कभी प्रिंटिंग में प्रिंट होता है, कभी कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ लिख देता, तीनों एक ही बात है। तो लखनदेव के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है कि लखनदेव अपनी स्वमुद्रा जारी करता है या ताम्र मुद्रा जारी करता है। तो लखनदेव पहले ताम्र धातु की मुद्रा जारी करता है, ताम्र धातु की मुद्रा। लखनदेव की जो विशेषता मिलेगी इस राज में, ये ताम्र धातु की मुद्रा जारी करेगा। मेनली ये जो मुद्राएं मिलेगी हमें भिलंग क्षेत्र से ही मिलेंगी। लखनदेव की जो मुद्राएं हमसे मिलती है ये भिलंग क्षेत्र से मिलती है। तीसरी बात जो लखनदेव की इन मुद्राओं में जो लिपि है वो नागरी लिपि है। नागरी लिपि में ये मुद्राएं हम पे मिलती है। तो ये फैक्ट थे लखनदेव से संबंधित। तो लखनदेव इस पंवार राजवंश का स्वमुद्रा जारी करने वाला प्रथम राजा था।
जिसकी हम पे अभी तक मुद्राएं मिलती है वो लखनदेव है। लखनदेव की जो मुद्राएं मेनली मिलती है भिलंग क्षेत्र से हम पे मिलती है। फिर इन पे जो लिपि लिखी गई है नागरी लिपि में ये सिक्के हम पे मिलते हैं लखनदेव के, जो कि ताम्र धातु के थे। तो लखनदेव इस वंश का 28वां राजा हम पे लखनदेव मिलता है। इससे पहले 24वां राजा तो हम पे था सोनी भिलंग वाला सोनपाल था। फिर 28वें राजा हम पे आ जाता है लखनदेव। लखनदेव की 100 मुद्रा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर लखनदेव के बाद जो अगला राजा हम पे आता है इस वंश का 29वां राजा। इस वंश का जो 29वां राजा था वो था अनंतपाल द्वितीय। अनंतपाल द्वितीय के बारे में जानकारी थोड़ा बहुत स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि परमार वंश का जो पहला अभिलेख मिलता है हमें अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख मिलता है। तो धारसिक अभिलेख, धारसिक मंदाकिनी घाटी बोलूँ तो रुद्रप्रयाग में धारसिक अभिलेख मिलता है। ये मेनली जो अनंतपाल द्वितीय का अभिलेख मिलता है, यही अभिलेख पंवार राजवंश का पहला अभिलेख हम पे है। सबसे प्राचीन अभिलेख भी जो मिलेगा वो इसी का धारसिक अभिलेख। पंवारों में जो सबसे प्राचीन अभिलेख हम पे मिलेगा अनंतपाल द्वितीय याद रखिए, द्वितीय अनंतपाल सेकंड का अभिलेख हम पे मिलता है। फिर अनंतपाल के बारे में एक जानकारी और मिलती कि अपनी राजधानी मलवा कोट भी मंदाकिनी नदी के तट पे कहीं मलवा कोट था। ये अपनी राजधानी मलवा कोट ले जाता है। तो ये थे हम पे 29वें राजा अनंतपाल द्वितीय। इनके बारे में जो माना जाता कि पहला पंवार वंश का सबसे ऐतिहासिक अभिलेख जो मिलता है वो अनंतपाल द्वितीय का मिलता है। फिर राजधानी ट्रांसफ़र करके मलवा कोट ले जाता है। जो धार्मिक अभिलेख मिलेगा वो अनंतपाल द्वितीय का मिलेगा। मेनली मंदाकिनी घाटी से ये अभिलेख मिलेगा। तो हम मंदाकिनी घाटी बोलें तो हम मेनली रुद्रप्रयाग जिले से ये अभिलेख हम पे मिलते हैं। फिर अनंतपाल द्वितीय के बाद हम जाएंगे सीधा, हमारा जो अगला राजा होगा वो होगा अजयपाल तो यूके त्रिपुरासी का फेवरेट है। तो अजयपाल पे थोड़ा बहुत विस्तृत चर्चा हमारी बननी चाहिए। तो अजयपाल इस वंश का 36वां राजा था। अजयपाल से पहले आनंदपाल द्वितीय राजा हुआ। 37वां राजा जो था अजयपाल, 36वां राजा जो हम पे मिलता है आनंदपाल द्वितीय मिलता है। तो अजयपाल पे चर्चा मिल जाती है मेनली। तो अजयपाल का जो टाइम पीरियड हम पे आता 1490 से 1519 में अजयपाल ने शासन किया था। अजयपाल के जो टाइम पीरियड हम पे दिखाते हैं कठौस जी बताते हैं कि हम पे अजयपाल ने 1490 से 1519 के आसपास शासन किया था। लेकिन जो हरिकृष्ण रतुल जी बताते हैं कि 1600 में बताते हैं कि अजयपाल ने शासन किया था। लेकिन जो हम पे ज़्यादा परफेक्ट बैठता है हम पे वो कठौस जी का डाटा बैठता है। फिर देखिए अजयपाल के बारे में चर्चा कर लेते थोड़ा बहुत। अजयपाल मेनली 1491 में कुमाऊं में भी इस समय चंद्रराज वंश था। तो चंद्रराज वंश का एक राजा था कीर्तिचंद जब गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करता है तो गढ़वाल क्षेत्र को जीत लेता है। पहला चंद्र शासक कीर्तिचंद था जो गढ़वाल क्षेत्र को जीतता है। तो कीर्तिचंद और अजयपाल के मध्य इसी से बदान क्षेत्र वाले रीजन में युद्ध होता है। तो इस युद्ध को कीर्तिचंद जीत लेता है और अजयपाल हार जाता है। तो 1591 में कीर्तिचंद से हार मिलती है। कीर्तिचंद से पराजय अजयपाल होता है। अजयपाल की पहली पराजय थी और शायद लास्ट पराजय भी यही थी अजयपाल की। अजयपाल इस युद्ध में हारता है। फिर अजयपाल जो इस युद्ध में जो फैसला हम पे आता है कि गढ़वाल और कुमाऊं की जो सीमा इस युद्ध के बाद निर्धारित की जाती है वो होती है हम पे देघाट क्षेत्र है अल्मोड़ा में देघाट, इसी को सीमा मान लिया जाता है गढ़वाल और कुमाऊं की। जब कीर्तिचंद 1491 में अजयपाल को हराता है। फिर जब अजयपाल हारता है तो अजयपाल शिव की तपस्या में लग जाता है। शिव की तपस्या तो शिव का बड़ा भक्त था अजयपाल। भक्त बोलो तो ओम वाला भक्त, ये वाला भक्त नहीं। तो अजयपाल पहले शिव की तपस्या करता है, शिव को खुश करता है। एक स्टोरी हम पे मिलती है, तो शायद इतनी काल्पनिक स्टोरी ही होगी वो जो हरिकृष्ण रतोड़ी लिखते हैं। हरिकृष्ण रतोड़ी जी पता हम पे लिखते हैं कि अजयपाल की तपस्या से भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने अजयपाल को यहाँ तक कि कंधे में बैठा दिया। और कंधे में बैठा के जब ऊपर ले जा रहे तो अजयपाल से उन्होंने पूछा कि जहाँ तक तेरी नज़र जाएगी वहाँ तक तेरा राज्य होगा। तो अजयपाल लगभग पूरे गढ़वाल को देख लेता है। फिर अजयपाल
इतना ही कहता है कि मेरे को इतना ही चाहिए, तो शिव नीचे उतार देते हैं। उसके बाद अजय पाल के विस्तार की नीतियाँ शुरू हो जाती है। तो जो अजय पाल का मेनली विस्तार की नीतियाँ शुरू होगी, उस बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो अजय पाल के बारे में ये चीज़ें थी। थोड़ा अजय पाल का अब साम्राज्य विस्तार देखेंगे। तो अजय पाल का जो साम्राज्य विस्तार होगा वो मेनली अजय पाल अपने राज्य स्थापना, जब राजगद्दी प्राप्त करने के 8वें वर्ष, अजय पाल का जो पहला अभियान हम पे मिलेगा वो मिलेगा कोयलीगढ़। मेनली कोयलीगढ़ को अजय पाल पहले जीतता है। फिर अजय पाल अगले जो गढ़ पे जाएगा वो हम पे कंडारागढ़। कंडारागढ़ का जो अंतिम गढ़पति था नरवीर सिंह का उल्लेख मिलता है, जो कि एक अत्याचारी राजा था, प्रजा पे अत्यधिक कर कंडारागढ़ के गढ़पति ने लगाए थे। फिर अजय पाल इस गढ़ को भी जीत लेता है। फिर अब अजय पाल का मेन उत्तरगढ़, जब कंडारागढ़ और कोयलीगढ़ को अजय पाल जीतता था तो उत्तरी गढ़वाल वाले रीजन पर अजय पाल मेनली जीत लेता है। अब अजय पाल का जो फोकस होता है मेनली दक्षिण गढ़वाल पे होता है। दक्षिण गढ़वाल में बोलूँ तो इस टाइम इस क्षेत्र में लंगूरगढ़, मुंगरागढ़, गुजड़ोगढ़ और मोहाबगढ़ बड़े बड़े गढ़ थे, जो अजय पाल से अभी भी दूर थे, बहुत दूर थे, क्योंकि अजय पाल चांदपुर गढ़ से आक्रमण कर रहा था। फिर इस टाइम अजय पाल के टाइम, इस टाइम राजनीतिक स्थिति भारतीय प्रदेश में देखें तो दिल्ली में लोधी वंश स्थापित था। अजय पाल जब देखता है ये गुजड़ोगढ़, मुंगरागढ़, ये वाले गढ़ वाले अजय पाल को कहते हैं, अजय पाल खबरदार अजय पाल, अगर तूने मेरे राज्य की ओर आंख उठा के भी देखी तो टांगे तोड़ दूंगा। अजय पाल उस टाइम एक एक कर सारे गढ़ों को जीतते जा रहे हैं, तो ये गढ़ वाले भी डरे हुए थे। थोड़ा बहुत इनमें यूनिटी थी। अजय पाल आक्रमण करता था तो ये भी आक्रमण कर देते थे, दोनों एक साथ मिलके। तो अजय पाल ने भी इस बारे में सोचा। पहले तो अजय पाल जब चांदपुर गढ़ से अपना सामान पैक करते हुए, अपनी सेना लेते हुए श्रीनगर से होते हुए लंगूरगढ़ इन क्षेत्रों में पहुंचता था, तब तक अजय पाल की रसद वगैरह ख़त्म हो जाती, तो सैनिक ज़्यादा युद्ध में टिक नहीं पाते थे। तो अजय पाल इस बारे में सोचते हैं। पहला काम जो अजय पाल करते हैं ये पौड़ी में इस समय असवाल जाति का एक गढ़ था। पहले जो अजय पाल इस असवालों से वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं। फिर जो अगला चीज़ अजय पाल के बारे में हम पे आएगी, अजय पाल राजधानी परिवर्तन करता है। देखिए, जब अजय पाल 1512 में देवलगढ़ में राजधानी परिवर्तन करता है तो यहाँ पे राजराजेश्वरी संयंत्र की स्थापना करता है, मंदिर बनाता है, फिर राजप्रसाद का निर्माण भी यहाँ कराता है, राजप्रसाद भी बनवाता है। फिर 1517 में फिर यही अजय पाल देवलगढ़ से राजधानी 1517 में स्थापित कर देता है। श्रीनगर राजधानी परिवर्तन करके 1517 में अजय पाल श्रीनगर में राजधानी स्थापित कर देता है। अब श्रीनगर से जो लंगूरगढ़ ये वाला क्षेत्र था ये पास ही थे। अब अजय पाल लंगूरगढ़, मुंगरागढ़, गुजड़ोगढ़ इन वालों को बोलता है, इनकी ओर अब युद्ध लेके जाता है अजय पाल, युद्ध सामग्री। फिर एक एक कर इन गढ़ों को जीतता है। फिर लास्ट में अजय पाल पे जो एक गढ़ बचता है जिसने अजय पाल को सर्वाधिक परेशान किया था, वो पड़ता हमारा टिहरी क्षेत्र में। मेनली जो प्रतापनगर वाला रीजन है इसी क्षेत्र में उप्पूगढ़ था। तो पहले तो यहाँ नदी पार करके जाना पड़ता था। जब अजय पाल उप्पूगढ़ के लिए आक्रमण किया तो कप्पू चौहान, उप्पूगढ़ का जो गढ़पति था वो था उस टाइम कप्पू चौहान, एक शक्तिशाली राजा था। इसका उल्लेख पे हमारी वीर गाथाओं में कप्पू चौहान का उल्लेख मिलता है, पवाड़े मिलते हैं। एक फेमस गाना हम पे नरेंद्र सिंह नेगी का भी कप्पू चौहान पे मिलता है। तो कप्पू चौहान, नरेंद्र सिंह नेगी, उप्पूगढ़ को छह जवान कप्पू चौहान, ये गाना नरेंद्र सिंह नेगी का भी हम पे मिलता है। बहुत शक्तिशाली राजा था। जब अजय पाल कप्पू चौहान के उप्पूगढ़ के लिए आक्रमण करता है तो मेनली क्या होता है कि जब अजय पाल को नदी पार करने के लिए एक पुल होता है तो कप्पू चौहान की सेना उस पुल से अजय पाल का संपर्क काट देती है, पुल तोड़ देती है। तो अजय पाल की सेना को नदी पार करने में कठिनाई होती। फिर भी नदी पार करके जब अजय पाल उप्पूगढ़ में प्रवेश करता है, फिर कप्पू चौहान सर नहीं झुकाता है, लड़ता है। अंतिम टाइम तक कप्पू चौहान युद्ध में लड़ता है। फिर कप्पू चौहान का जो हम पे एक मेनली वक्तव्य हम पे जो फेमस हुआ था आता है कि मैं पशुओं में सिंह की तरह और पक्षियों में गरुड़ की तरह हूँ। तो जो ये वक्तव्य आएगा मेनली कप्पू चौहान का होगा।
तो कप्पू चौहान मरता है तो अजय पाल लास्ट में ऐसे ही मुखाग्नि देता है। तो अजय पाल के मुँह से जो अंतिम शब्द कप्पू चौहान के लिए आते हैं, वीर तुम जीत गए के लिए, कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया, जो वक्तव्य था ये अजय पाल का कप्पू चौहान के लिए था। फिर जब उप्पूगढ़ में बाहरी रक्तपात को देख के अजय पाल का हृदय द्रवित हो उठता है। फिर वो अपनी युद्ध नीति से अपना युद्ध करने का इरादा छोड़ देता है। फिर क्या होता है कि जैसे हम प्राचीन काल में अशोक को देखते हैं ना, तो अशोक ने अपने टाइम पीरियड में क्या किया था, अशोक ने जो देखा था, अशोक को जब हम देखते हैं तो अशोक ने कलिंग का युद्ध जो अशोक ने लड़ा था, तो कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति से अपना युद्ध करने का जो इरादा था वो छोड़ लिया था। इसीलिए हम पे जो कप्पू चौहान है, कप्पू चौहान भी बाहरी रक्तपात देख के युद्ध नीति अब सदैव के लिए त्याग देते हैं। इसीलिए अजय रावत साहब इसकी तुलना अशोक से करते हैं। उत्तराखंड के अशोक से इसकी तुलना अजय रावत जी करते हैं। जैसे अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था, उसी प्रकार अजय पाल भी उप्पूगढ़ के युद्ध के बाद गोरखनाथ संप्रदाय का अनुयायी अजय पाल बन जाता है। अजय पाल जो मेनली बनेगा वो गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन जाता है। फिर इसी गोरखनाथ पंथ पे एक बुक हम पे आती है, डब्ल्यू विंग्स की ये बुक आती है, गोरखनाथ एंड कटकटा योगी। इसमें अजय पाल को गोरखनाथ पंथ का संस्थापक माना गया है। और एक बात और कि अजय पाल को जो है कि इस गोरखनाथ के 84 सिद्धपीठों में से एक माना गया है। जो अजय पाल था, अजय पाल को गोरखनाथ के 84 सिद्धपीठों में से एक माना गया है। तो ये था अजय पाल के बारे में। फिर अजय पाल का जो उल्लेख हम पे और आएगा, मेनली देखिए शांवरी ग्रंथ, ये शांवरी ग्रंथ है, शांवरी ग्रंथ जो कि तंत्र मंत्र विद्या पे है। तो शांवरी ग्रंथ में मेनली जब बात करेंगे हम, तो शांवरी ग्रंथ तंत्र मंत्र विद्या पे है। इस पे दो ही लोगों का उल्लेख हम पे मिलता है, एक तो नागकटी रानी कर्णावती, दूसरा अजय पाल। अजय पाल को इसमें आदिनाथ कहा गया। तो देखिए जो हम पे एक बुक आती है मानवोदय काव्य, तो मानवोदय काव्य में अजय पाल की तुलना कृष्ण, भीम, कुबेर और इंद्र से की गई है। जो मानवोदय काव्य एक बुक मिलती है कवि भरत कवि की बुक है, इनकी बुक मिलती है यहाँ पे मानवोदय काव्य। तो इस बुक में जो अजय पाल की तुलना की गई है कृष्ण, भीम, कुबेर और इंद्र से अजय पाल की तुलना इसमें मिलती है। फिर देखेंगे हम अजय पाल के बारे में, तो अजय पाल देवलगढ़ का एक मंदिर मिलता है, देवलगढ़ के मंदिर से एक चित्र मिलता है, अजय पाल का एक चित्र मिलता है जो हम पे वो मिलता है पद्मासन में बैठ के अजय पाल को दिखाया गया है। तो ये चित्र जो हम पे मिलता है वो देवलगढ़ के मंदिर से मिलता है। फिर अजय पाल के बारे में जो और चीज़ें हम पे मिल के आती कि अजय पाल ने इस टाइम पाथा क्या होता है कि पाथा एक माप की इकाई होती है। मेनली गाँव में देखा होगा आपने, जब पाथा लोटे टाइप का होता है, 2 kg का होता है पाथा। तो पाथों का एकीकरण किया था अजय पाल ने इस टाइम। एक और ही पाथा निकाला था, धूली पाथा का जो प्रचलन कराया था अजय पाल ही ने कराया था। फिर अजय पाल ने एक और चीज़ जो की थी, तो सरोला ब्राह्मणों की जो नियुक्ति सर्वप्रथम की थी वो अजय पाल। सरोला ब्राह्मण बोलूँ तो आजकल जब हम हमारे पहाड़ी समाज में जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिखता है कि शादी बारातों में जब हम देखते हैं कि समाज में जब सब लोग खाना खाने बैठते हैं तो वहाँ पे जो पंडित जी होते हैं खाना बांटने वाले, वो धोती में जो खाना बांटते हैं, ये प्रथा अजय पाल के टाइम से चलती आ रही है। यही वो पंडित जी हैं जिन्हें सरोला ब्राह्मण कहते हैं। तो सरोला ब्राह्मण की जो नियुक्ति सर्वप्रथम आती है वो अजय पाल ने ही आती है। अजय पाल ने सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी। फिर अजय पाल ने धूली पाथा का प्रचलन भी कराया था। फिर अजय पाल जब सारे गढ़ों को जीत रहा था, अजय पाल ने केंद्रीय सेना का गठन भी किसने किया था, तो अजय पाल ने किया था। केंद्रीय सेना का गठन अजय पाल ने किया था। तो अजय पाल केंद्रीय सेना का गठन भी करता है।
सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति भी करता है, धूलिपाता का निर्माण भी करता है, फिर एक गढ़वाल की सीमाओं का विभाजन भी करता है। जब 52 गढ़ों को जीत लेता है तो पट्टी और प्रांगनाओं में विभक्त करना शुरू कर देता है अजयपाल। तो अजयपाल के बारे में मेनली जो फैक्ट थे हम पे ये मिलता है। फिर अजयपाल के बारे में एक और फैक्ट हम पे जो मिलेगा, तो कत्यूरों से स्वर्ण सिंहासन अजयपाल ने सिरता है, इसका उल्लेख हम पे मिलता है रामायण प्रदीप में कहा गया कि अजयपाल ने कत्यूरों से स्वर्ण सिंहासन छीना था। ये कत्यूरी बोले हैं तो यहाँ पे ज़्यादा मेनली यूज जो हम पे आता है कैंतुरा, कत्यूरियों की जगह कैंतुरा का भी उल्लेख किसी बुक पे हम पे मिलता है। तो मेनली जो अजयपाल ने कत्यूरों से स्वर्ण सिंहासन छीना था, इसका उल्लेख रामायण प्रदीप में हम पे मिलता है। फिर देखिए अजयपाल के बारे में, अजयपाल ने भैरव गुफा देवलगढ़ में स्थित है, इसका जो जीर्णोद्धार किया था वो अजयपाल ने किया था। तो ये था हम पे अजयपाल से संबंधित फैक्ट। तो आज हमारा अजयपाल ख़त्म हुआ। अब जो हम कल से पढ़ेंगे तो अगला टॉपिक हम पाएगा अजयपाल के बाद हम गढ़वाल के महीपति शाह, मान शाह, श्याम शाह, इन चीज़ों पे इन राजाओं पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं जल्दी दोस्तों।